नमस्कार, स्वागत है आपका सीएम 24 में। टीवी 24 का मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की गतिविधियों का एक जीवंत और अनोखा बुलेटिन। हर 24 घंटे की धड़कन सीधे आपके घर तक। यहाँ हम देखते हैं उनके विजन, विकसित मध्य प्रदेश, मिशन टेक्नोलॉजी से समृद्ध राज्य और उन योजनाओं का सफर जो करोड़ों जिंदगियों में नई उम्मीदें जगा रही है। रियल टाइम अपडेट्स, जमीनी पहल और जनता के बीच पहुंचते फैसले, यही है सीएम 24 की असली पहचान। सीएम 24, जहां हर घंटा बनता है इतिहास। मध्य प्रदेश की राजनीति इन दिनों एक नए दौर में नजर आ रही है, जहां सियासत और विकास दोनों एक साथ गति पकड़ रहे हैं। एक तरफ पश्चिम बंगाल की जीत का राजनीतिक असर है, तो दूसरी तरफ प्रदेश में शिक्षा, किसान और आत्मनिर्भरता को लेकर लगातार पहल हो रही है। इस पूरे परिदृश्य के केंद्र में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का नेतृत्व दिखाई देता है, जो कभी चुनावी रणनीति के साथ नजर आते हैं तो कभी विकास के मंच से विजन पेश करते हैं। बंगाल जीत का एमपी पर असर, सीएम मोहन यादव का डबल रोल, ग्वालियर से किसान केंद्रित विजन, शिक्षा में बड़ा बदलाव, आत्मनिर्भरता की जमीनी कहानी, सियासत प्लस विकास, नया मॉडल। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत ने देश भर की राजनीति को प्रभावित किया है और इसका असर मध्य प्रदेश में भी साफ नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसे जनता के विश्वास और राष्ट्रवादी विचारधारा की जीत बताया है। उनका कहना है कि जब जनता के सामने विकल्प स्पष्ट होते हैं तो वे निर्णायक फैसला करती है। बंगाल में किए गए प्रचार, रणनीति और संगठन की ताकत अब उदाहरण के रूप में पेश की जा रही है। यही वजह है कि प्रदेश में भी इस जीत को लेकर राजनीतिक चर्चा तेज हो गई है और इसे भविष्य की रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। वाकई दिल से बधाई दे रहे हैं और ये माननीय गृह मंत्री जी के शब्दों में अंग बंग कलिंग, ये सब तरफ भाजपा का झंडा लहराया है। असम ने फिर एक बार घुसपैठियों के खिलाफ राष्ट्रवादी शक्तियों की विजय की तरफ कदम बढ़ाए। जिस प्रकार से बंगाल की हालत हुई है, बंगाल आज़ादी के पहले से बहुत सक्षम, सबल और विकासपरक राज्य हुआ करता था, लेकिन दुर्भाग्य से पहले कांग्रेस, फिर कम्युनिस्ट, फिर टीएमसी, बंगाल आज देश में जो पिछड़ा है इसका बड़ा कारण बंगाल के लीडरशिप का रहा है। और टीएमसी ने जिस प्रकार से एक तरह से जो दुरावस्था की थी, ये उसका प्रतिकार है। ग्वालियर में आयोजित राज्य स्तरीय दुग्ध उत्पादक और पशुपालक सम्मेलन ने सरकार की प्राथमिकताओं को साफ कर दिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किसानों और पशुपालकों को प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बताते हुए उनके सशक्तिकरण पर जोर दिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी ने सरकार के प्रति विश्वास को भी दर्शाया। मुख्यमंत्री ने मंच से सीधे संवाद कर योजनाओं की जानकारी दी और भरोसा दिलाया कि सरकार हर वर्ग के साथ खड़ी है। इससे ये स्पष्ट होता है कि सरकार कृषि और पशुपालन को विकास की मुख्य धुरी बनाने की दिशा में काम कर रही है। जिनके घर गाय वो गोपाल, हमारे लिए तो घर घर गोपाल है। और जो कृष्ण भगवान की जय जयकार करे वो घर घर गोपाल कृष्ण। तो प्रेम से बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। आज ये हमारा किसान कल्याण वर्ष चलने का अभियान चल रहा है। 4 श्रेणी है देश के अंदर, जिनकी प्रगति हो जाएगी तो देश की प्रगति हो जाएगी, प्रदेश की प्रगति हो जाएगी। वो श्रेणी है किसान, दूसरी माता बहनें, तीसरा युवा, चौथा गरीब। ये चारों की चिंता करो, अपने आप देश प्रदेश आगे बढ़ जाएगा। ऐसे में लाडली बहनाओं के लिए जोरदार अभिनंदन करो। लाडली बहनाओं के लिए आप जो जहां बैठा है, हर महीने रक्षाबंधन तो साल में एक बार आता है, भैया दूज भी साल में एक बार आती है, लेकिन हमारी सरकार के बनने के बाद
ये उन कांग्रेसियों को जवाब है, राहुल गांधी को जवाब है, जिनने कहा था कि ये देंगे नहीं, झूठ बोल रहे हैं माता बहनों, क्योंकि उनने फूटी कोड़ी नहीं दी कभी माता बहनों को। लेकिन हमारी सरकार ने 1000 रुपए से यात्रा चालू की थी। मुझे इस बात की खुशी है, अभी तक 55,000 करोड़ की राशि आपके घरों तक पहुंचा चुके, 55,000 करोड़ की। जोरदार अभिनंदन करो 55,000 करोड़ बहनों के खाते में। और प्रति बहन अगर हिसाब लगाओ तो 40,400 रुपये से ज्यादा पहुंचा है, और अभी 1,500 इस महीने का बाकी है। फिर 12 तारीख आएगी, फिर जोड़ लेना अपने पैसे। ये बहनों हर महीने रक्षाबंधन मना रहे हैं, और ये किसान भाई के लिए भी हम पीछे नहीं है। किसान सम्मान निधि यशस्वी प्रधानमंत्री के द्वारा पहली बार देने का प्रयास किया। जोरदार अभिनंदन मोदी जी के लिए करें, नरेंद्र मोदी जी के लिए। ग्वालियर में ऋषि गावल विश्वविद्यालय के भूमि पूजन के साथ प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में एक नई पहल शुरू हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये विश्वविद्यालय केवल डिग्री देने का केंद्र नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण का आधार बनेगा। यहाँ भारतीय ज्ञान परंपरा और आधुनिक तकनीक का समन्वय देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ियों को संस्कार, कौशल और नवाचार से जोड़ना ही इस संस्थान का उद्देश्य होगा। ये पहल ग्वालियर को एक बड़े शिक्षा केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। प्रदेश में नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षा को केवल रोजगार तक सीमित नहीं रखा जा रहा है, बल्कि इसे संस्कार और समाज से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने ऐतिहासिक उदाहरणों के जरिए ये समझाने की कोशिश की कि शिक्षा का सही उपयोग ही समाज को दिशा देता है। नालंदा और तक्षशिला जैसे प्राचीन विश्वविद्यालयों का जिक्र करते हुए भारतीय ज्ञान परंपरा की महानता को सामने रखा गया। साथ ही योग्यता, दक्षता और चरित्र निर्माण पर विशेष जोर दिया जा रहा है, जिससे शिक्षा का समग्र विकास सुनिश्चित हो सके। इसी काल में और बाद के परवर्ती काल में जैसे नालंदा, तक्षशिला, दुनिया के अंदर मानवता की स्थापना की बात अगर कहीं पहुंची है तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। उसी काल में उसी दुर्व्यवहार का उदाहरण भगवान कृष्ण के माध्यम से सांदीपनि विद्यालय के लिए और सांदीपनि गुरुजी ने भी दिया। सांदीपनि जी का आश्रम जब स्थापित हुआ तो मूलतः तो वो बनारस के पास अपना आश्रम या विद्यालय चलाते थे, लेकिन अपने एक बच्चे को लेकर के कंस ने सत्ता पकड़ी, और सत्ता पकड़ने के बाद जैसा कि होता है, कोई तानाशाह आता है तो सारी व्यवस्था ध्वस्त कर देता, और ध्वस्त करने के कारण से भटकते भटकते सांदीपनि जी अपने बच्चों को लेते हुए घूमते हुए वर्तमान के प्रभास पाटन के क्षेत्र में पहुंचते। और तत्कालीन समय में जैसे आजादी के समय पे भी कई सारी राष्ट्र विरोधी ताकतें देश की सीमाओं पर अपने अपने कब्जे करके अलग से घटनाक्रम चलाती रहती, और ऐसा कहते कि सांदीपनि जी को पुत्र को पकड़ के उन्होंने कहा आपको बहुत अच्छी सभी विद्याएं आती है, सभी कलाएं आती है, हमारे बच्चों को सिखाओ। लेकिन सांदीपनि जी ने अपनी जान की बाजी भी लगा दी, लेकिन विदेशियों के प्रति उनके दुराग्रह के कारण से राष्ट्रभक्ति का परिचय देते हुए अपने बच्चे को उनने बंदी भी बनते देखा, मार पिटाई भी सहन कर ली। तभी सांदीपनि श्री कृष्ण के इतिहास में वो बातें गुजरती है। इसीलिए जब हम भगवान कृष्ण के जीवन की तरफ देखते हैं तो मित्रता का, सुदामा और कृष्ण का इतिहास भी सबके सामने जाता है। तो जब अपनी सरकार बनती है तो मुझे अच्छा लगता है कि सांदीपनि विद्यालय का नाम हमारे नए बनने वाले विद्यालय की तरफ रख करके उस गौरवशाली अतीत को जोड़ के देखते हैं। मुझे इस बात का आनंद है, आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये भी सुखद संयोग है कि देश की सीमाओं के ऊपर भी जिस प्रकार से राज्यों के साथ होना चाहिए। प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में कई नवाचार भी देखने को मिल रहे हैं। दीक्षांत समारोह में भारतीय वेशभूषा को बढ़ावा देना, कुलपति को कुलगुरु के रूप में संबोधित करना और हर साल नियमित दीक्षांत समारोह आयोजित करना जैसे फैसले परंपरा और आधुनिकता के समन्वय को दर्शाते हैं। इसके अलावा 55 जिलों में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के जरिए शिक्षा का विस्तार किया जा रहा है। ये पहले इस बात का संकेत है कि सरकार शिक्षा को नई दिशा देने और उसे अधिक प्रभावी बनाने के लिए गंभीर प्रयास कर रही है।
प्रदेश में तात्या टोपे, टंटिया भील और रानी अवंतीबाई लोधी के नाम पर विश्वविद्यालय स्थापित कर शिक्षा को ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत से जोड़ा जा रहा है। सरकार का उद्देश्य ऐसे नागरिक तैयार करना है जो ज्ञान के साथ साथ अपने इतिहास और मूल्यों से भी जुड़े हो। विश्वविद्यालयों में आधुनिक सुविधाओं के साथ रोजगार परक शिक्षा पर भी जोर दिया जा रहा है। इससे छात्रों को बेहतर अवसर मिलने के साथ साथ समाज के प्रति उनकी जिम्मेदारी भी मजबूत होगी। जब से अपने सरकार के सूत्र हाथ में लिए हैं, उन्होंने प्रयास किया कि हमारी इस वैचारिक अनुष्ठान की यात्रा में सरकार के माध्यम से वो सब होना चाहिए जिसके कारण से ये भारत के नाते से पहचाना जाए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, वो ऐसे सारे कठोर निर्णय भी जिस निर्णयों को लेकर के कभी कोई कल्पना नहीं करता था, लेकिन आज के इस दौर में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो सच में इस बात की प्रसन्नता के ग्वालियर के अंदर समाज के आधार पर सबके सहयोग से वो जो 41 में आज़ादी के पहले यात्रा प्रारंभ हुई थी, आज वो विश्वविद्यालय की तरफ ये कदम बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में राजेंद्र जी ने बात में भाषण में अच्छा इशारा किया है कि विश्वविद्यालय सबके सहयोग से बनेगा। तो मैं आपको आश्वस्त करता हूँ राजेंद्र जी, बिल्कुल समाज का सहयोग मिलेगा और सरकार का भी सहयोग मिलेगा। हमारी तरफ से कोई और कसर बाकी रहने वाली नहीं। हमें तो इस बात की प्रसन्नता है कि ये प्रदेश का हमारा इस विचार परिवार का पहला विश्वविद्यालय है, और पहला विश्वविद्यालय तो उतनी गरिमा गौरव के साथ तो बनना ही चाहिए, और इसी गालों के नाम पर वो विश्वविद्यालय है, इसलिए उसका आनंद बढ़ जाता है। ऐसे समय में आप इस विश्वविद्यालय के लिए जैसा जो चाहोगे, सच में आपने गुरु पूर्णिमा तय कर दी, और हमारे भी सरकार के बनने के बाद हमने अपने उच्च शिक्षा में बड़ी एक संकट रहता था कि जब गुरु पूर्णिमा उत्सव मनाने की बात करो तो कॉलेज के अंदर थोड़ा सा इस बात का भाव रहता था कि गुरु पूर्णिमा ये तो स्कूल वाले मनाएंगे, शिक्षक मनाएंगे, बाकी नहीं मनाएंगे। तो हमने कहा ये क्या झंझट है। तो बाद में ध्यान में आया कि एक काम करते हैं, ये कुलपति को ही कुलगुरु नाम कर देते तो गुरु पूर्णिमा अपने आप उच्च शिक्षा में भी मनने लग जाएगी। तो सरकार के माध्यम से इस मार्ग में चलते हुए हमने देश के अंदर अपना प्रदेश इस तरह से कुलगुरु का नाम करते हुए वाइस चांसलर को एहसास कराया कि सच में गुरु पूर्णिमा का जो महत्व है उससे क्या छिपा हुआ है। उमरिया जिले की सुनीता सिंह की कहानी प्रदेश में चल रही योजनाओं के प्रभाव को दर्शाती है। स्व सहायता समूह से जुड़कर उन्होंने अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत किया और आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम उठाया। सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर उन्होंने न सिर्फ खुद को सशक्त किया बल्कि अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा भी बनी। ये उदाहरण दिखाता है कि योजनाएं अब कागजों से निकलकर जमीन पर असर दिखा रही है और लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही है। एक तरफ राजनीतिक मजबूती, दूसरी तरफ विकास, शिक्षा और आत्मनिर्भरता, ये सभी पहले मिलकर सरकार की बहुआयामी रणनीति को दर्शाती है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का नेतृत्व हर मोर्चे पर सक्रिय नजर आता है, चाहे वे चुनावी रणनीति हो या विकास का विजन। ये स्पष्ट है कि सरकार केवल राजनीति तक सीमित नहीं है बल्कि समाज के हर वर्ग तक पहुंचने और उन्हें सशक्त बनाने की दिशा में काम कर रही है। यही संतुलन आने वाले समय में प्रदेश की दिशा तय कर सकता है। बंगाल की जीत का संदेश और ग्वालियर से निकला विकास का विजन दोनों मिलकर मध्य प्रदेश की नई तस्वीर बना रहे हैं। नेतृत्व सक्रिय है, योजनाएं जमीन पर उतर रही है और सियासत के साथ विकास की रफ्तार भी बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट CM24 भोपाल।